हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। और यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह पिछले वर्षों में अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, जो कि यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक निरक्षीय स्थिति होता है जबकि एक अक्षीय स्थिति होता है। तो अक्षीय स्थिति वाला मैंने व्यंजक इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो चलिए, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसका हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं, वे वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेश होना चाहिए जो भिन्न भिन्न प्रकृति के होना चाहिए, अर्थात एक धनात्मक जबकि एक ऋणात्मक, और दोनों का परिणाम बराबर होना चाहिए, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक और माइनस क्यू कूलम आवेश हो गया, जबकि एक और प्लस क्यू कूलम आवेश। अब इन दोनों की जो बीच की अल्प दूरी होती है वो 2l के बराबर होती है। तो हम मान लेंगे कि हमारा इन दोनों का मध्य बिंदु O है। तो O से माइनस क्यू कूलम आवेश की दूरी हमारा हो जाएगा L, और O से प्लस क्यू कूलम आवेश की दूरी हमारा हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा L मिलकर 2l हो जाएगा। अब निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो निरक्षीय का मतलब इसके अक्ष के अनुदिश नहीं लेना है, अर्थात हम कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक होगा उसे प्राप्त करेंगे। तो या तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले लेते हैं, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा इसका हमें मान प्राप्त करना है। तो माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि यदि हम मानेंगे कि प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, क्या मानेंगे E1, इससे मिलाएंगे पहले इस तरह। तो प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया, जबकि माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E2 हो जाएगा। ये हमारा E2। अब इन दोनों का परिणामी बिंदु P पर निकाल देंगे, वही हमारे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी क्या होगा, सबसे पहले तो मानेंगे कि बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी हम R मानेंगे। तो यहाँ पर इसकी दूरी O से P की दूरी R मान लेंगे, तो हमारा ये दूरी R हो गया, O से P की दूरी R। अब बिंदु P पर परिणामी क्या होगा, तो यहाँ पर E1 और E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इस तरफ होगा, जो कि हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होता है। अब इसी में E1 और E2 का मान निकाल कर रख देंगे, हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर कुछ बातें लिखते हैं, जैसे कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है, और यदि प्लस क्यू कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, और O और P के बीच की दूरी R हो, तब हमारा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इतना सबसे पहले लिखकर उसके बाद व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में चलिए यहाँ पर लिख लिए सबसे पहले कि माना वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है, और यदि प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू के परावैद्युतांक माध्यम दिया हो तो क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र का। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करके E1 तथा E2 ज्ञात करेंगे और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले E1 निकालेंगे, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर, आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आर दूरी है जो कि E1 से प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण E1 निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब Q से P की दूरी कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जबकि हमारा यहाँ पर ये 90 अंश बना रहा है। तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा लंब दिया गया है R, जबकि आधार हमारा यल हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो इसकी भी दूरी बराबर ही आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब यहाँ पर दूरी रखेंगे, आर का मान रखेंगे, तो आर का मान हमारा आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब E2 निकालेंगे, इसे हल कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान अंडर रूट और स्क्वायर है तो ये आपस में हट जाएगा। तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब E2 ज्ञात करेंगे इसी प्रकार, तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ये क्यू अपान माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण ले रहे हैं, तो इसका दूरी हमारा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे, तो इसका परिणाम लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि परिणाम ही लिया जाता है। तो क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी मान इतना ही आ जाएगा। तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब परिणामी निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु P पर E1 तथा E2 के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमारा E हो जाएगा। तो E बराबर हमारा हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। E1 कॉस थीटा यहाँ पर निकाले भी थे परिणामी, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि दोनों में हमारा कॉस थीटा कॉमन है, तो दोनों में से कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, तो E बराबर हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 और ये कॉस थीटा। अब E1 और E2 का मान रखेंगे, तो E1 E2 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर E1 का मान रखेंगे, तो E1 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 का भी मान रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए चित्र में चलते हैं, कॉस थीटा का मान इससे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि हम इस कोण से चलेंगे या इस कोण से, दोनों में थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर कॉस थीटा हमें ज्ञात करना है, तो चलिए कॉस थीटा ज्ञात करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि हमारा आधार बटा के कर्ण होता है फार्मूला। तो सबसे पहले इस थीटा से चलेंगे, तो हमारा आधार ये है, ओ से प्लस क्यू कूलम आवेश की दूरी, तो ये यल दिया गया है, जिस पर थीटा स्थित होता है वो आधार होता है। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यल बटा में कर्ण क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान हम इससे ये प्राप्त कर लिए। अब इसमें रख देंगे कॉस थीटा के स्थान पर, तो हमारा इंटू यल बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे, तो हम देख रहे हैं इसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और क्यू दोनों में समान है ये पूरा। तो
ये दोनों समान है तो एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, या इस प्रकार इसे हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये हमारा हो जाएगा Q/r² प्लस L², और ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से इतना कॉमन कर लिए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, इंटू L/√r² प्लस L²। अब इसी को हल करेंगे तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये हमारा Q/r² प्लस L², और यहाँ पर इंटू 2L इसे लिख सकते हैं, 2 का गुणा हो जाएगा, अब बटा में √r² प्लस L²। अब इसे हल करेंगे तो Q इंटू 2L के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा P बराबर होता है Q इंटू 2L। तब इतना का प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पर Q इंटू 2L के स्थान पर P रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P/r² प्लस L² इंटू √ में हमारा हो जाएगा r² प्लस L²। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि इसके पावर 1 है, जबकि ये √ है, तो ये हमारा 1/2 इसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और P/, इसे हम लिख सकते हैं r² प्लस L², और ये 1, जबकि ये आधा मिलकर हमारा 3/2 हो जाएगा, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चूंकि यल जो है वो अल्प दूरी है, यल अल्प दूरी है और r O से P की दूरी है, तो यल अल्प दूरी है तो r इससे कहीं अधिक बड़ा है, r बड़ा है यल से, चूंकि r बड़ा है यल से इसलिए हमारा r² L² से और अधिक बड़ा होगा, इसलिए r² कहीं अधिक बड़ा होगा L² से, इसलिए हर से L² को हम छोड़ देंगे, तो लिखेंगे हर से L² को छोड़ने पर तो हर से L² को छोड़ देंगे तो हमारा r² का पावर 3/2 हो जाएगा। तो E बराबर हमारा हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब P/r² का पावर 3/2, इसे पावर के ऊपर पावर है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो E बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब P/r के पावर हमारा हो जाएगा 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब P/r², क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा घात में, तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का व्यंजक। हमारा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, यही हो जाए व्यंजक। एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पर एक नोट होता है हमारा कि जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होता है, अक्षीय वो किसके बराबर होता है, वो 2 × निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है अक्षीय स्थिति वाला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जरूर तैयार कर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्षीय तथा निरक्षीय से कोई एक व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये था हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, उसे प्राप्त कीजिए। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।